हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नो स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में, तो वीडियो का पूरा ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है IBO 1 का यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का पॉइंट नंबर है 1.7 पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि होता क्या, ये किस तरह से बिजनेस को अफेक्ट करता है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Political environment. It is rightly said that a foreign business firm operates only as a guest and at the convenience of the host country government. तो ये सही कहा गया है कि जो फॉरेन बिजनेस होता है, जो फर्म होता है, वो ऑपरेट एक मेहमान की तरह करता है और जो होस्ट कंट्री का गवर्नमेंट होता है उसका कन्वीनियंस पे ही कर सकता है। द गवर्नमेंट रिजर्व्स द राइट ऑफ अलाउइंग अ फॉरेन firm to operate in a country as well as laying down the manner in which a foreign firm can conduct business. तो जो गवर्नमेंट होता है वो राइट को रिजर्व करके रखता है और कि वो अलाउ करता है जो भी फॉरेन फर्म है उसको ऑपरेट करने के लिए कोई भी कंट्री में, और साथ ही साथ ये मैनर को भी ले डाउन करता है जिसमें कि जो फॉरेन फर्म है वो बिजनेस कंडक्ट करता है। टू गेन एन इंसाइट इनटू अ फॉरेन कंट्रीज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, वन नीड्स टू एनालाइज फैक्टर्स सच एज करंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, role of government in the economy, political encouragement of foreign firms, political stability and political risk to business. तो जो फॉरेन कंट्री का जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है उसको गेन करने के लिए, उसको इंसाइट को गेन करने के लिए क्या होता है कि ये ज़रूरी है कि जो फैक्टर्स है उसको एनालाइज अच्छी तरह से किया जा सके। जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, करंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन है, उसका क्या रूल्स है, वो कैसे मैनेज करता है, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम कैसा है, रोल क्या है गवर्नमेंट का उसके इकोनॉमी में, पॉलिटिकल इंकरेजमेंट कितना दिया जाता है फॉरेन फर्म्स को, फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल रिस्क कितना है बिजनेस का। तो चलिए सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के बारे में। Government in a foreign country can be either parliamentary or absolutist. While a parliamentary type of government is run by people's representatives selected from time to time, the absolutist government resumes form of absolute monarchies or dictatorship and only a select few make policies. तो जो गवर्नमेंट होता है फॉरेन कंट्रीज़ में वो या तो पार्लियामेंट्री हो सकता है या तो एब्सोल्यूटिस्ट हो सकता है, एब्सोल्यूटिस्ट हो सकता है। तो जो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें क्या होता है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते, चूज़ करते समय समय पर जो एब्सोल्यूटिस्ट होते गवर्नमेंट होता है वो क्या होता है, उसमें डिक्टेटरशिप होता है या मोनार्कीज, एब्सोल्यूट मोनार्कीज के फॉर्म में उसको रिज्यूम किया जाता है और क्या होता है कि पॉलिसीज़ के द्वारा उन्हें सेलेक्ट किया जाता है। मतलब उन लोग कुछ ही पॉलिसीज़ वो बना सकते हैं, कुछ ही पॉलिसीज़ को वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इन द केस ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वन नीड्स टू नो वेदर इट इज़ अ सिंगल पार्टी सिस्टम और अ मल्टी पार्टी गवर्नमेंट सिस्टम। तो जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के केस में जानना ज़रूरी है कि वो सिंगल पार्टी सिस्टम है या फिर मल्टी पार्टी गवर्नमेंट सिस्टम है। सिंगल पार्टी गवर्नमेंट इज़ कंसिडर्ड टू बी मोर स्टेबल दैन द मल्टी पार्टी गवर्नमेंट। तो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है मल्टी पार्टी गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट। Besides political party system, one must have knowledge about the political ideology and government attitudes towards foreign business and investment. तो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के अलावा उसको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कैसा है और साथ ही साथ गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है फॉरेन बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को लेकर के, क्योंकि हर गवर्नमेंट का जो सोच होता है वो अलग अलग होता है। कोई फॉरेन बिजनेस को बढ़ावा देना चाहता है तो कोई जहाँ पे है वहीं तक रखना चाहता है या फिर कम करना चाहता है। In addition to regulatory role, गवर्नमेंट itself can be directly involved in the business. तो जो रेगुलेटरी रोल होता है उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है किसी भी बिजनेस में। इन सच केसेस गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस इमर्ज एज डोमिनेंट प्लेयर्स इन द मार्केट और इम्पोज टफ कॉम्पिटिशन टू द फॉरेन फर्म्स। तो ऐसा केस में क्या होता है, जो गवर्नमेंट इंटरप्राइज होता है वो डोमिनेंट प्लेयर्स के साथ इमर्ज कर देता है और मार्केट में, और साथ ही साथ जो फॉरेन फर्म्स उसको टफ कंपटीशन वो देता है। इवन सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द गवर्नमेंट एजेंसीज इज़ नॉट हैजल फ्री। यहाँ तक कि गुड्स और सर्विसेज को जो प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट एजेंसी वो भी हैजल फ्री नहीं होता है। बिकॉज ऑफ मोनोपोलिक power of the government organization, it become quite arduous to negotiate price and other terms with them. तो मीन्स प्राइस को भी वहाँ पे नेगोशिएट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो प्राइस ना अपने मन से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं ना अपने मन से घटा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ों को भी उनको ध्यान में रखना पड़ता है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में। Political stability of the government and government policies are a major concern for the international firm. तो जो पॉलिटिकल
स्टेबिलिटी होता है, जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज़ होता है, गवर्नमेंट का जो स्टेबिलिटी होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है, मेजर कंसर्न होता है कोई भी इंटरनेशनल फर्म के लिए. सिंस बिजनेस डिसीजंस दिस डेज involve huge investment and irreversible, what the foreign firms look in for is politically stable country. तो जो बिजनेस डिसीजंस होता है इन दिनों क्या होता है कि बहुत सारा उसमें इन्वॉल्व होता है, हाई इन्वेस्टमेंट मीन्स बहुत सारा आजकल जिसमें इन्वेस्टमेंट होता है और साथ ही साथ वो इरिवर्सिबल भी होता है. और जो कि फॉरेन फर्म्स जो है वो पॉलिटिकली स्टेबल होता है अपने कंट्री में. Political instability can result from either change in the type of government, a shift in political parties that form the government, or change in the government policies without change in the government, or shifts in political parties. तो जो political stability होता है वो कई कारणों के कारण हो सकता है, मीन्स बहुत सारे उसके रीजंस हो सकते हैं. या तो फिर गवर्नमेंट का टाइप बदल जाता है, या तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो शिफ्ट है वो बदल जाता है, या तो फिर गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ बदल जाता है बिना कोई चीज़ में चेंज किए. तो कुछ भी रीज़न हो सकता है. अब बात करते हैं पॉलिटिकल रिस्क की. पॉलिटिकल रिस्क विच इज़ डिफाइंड एज द वल्नरेबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट टू द पॉलिटिकल एक्ट्स ऑफ अ सॉवरेन गवर्नमेंट इज़ अ बिग थ्रेट ऑफ फॉरेन बिजनेस. तो जो पॉलिटिकल रिस्क होता है वो उस तरह से डिफाइन किया गया कि वो कोई भी पॉलिटिकल एक्ट जो होता है सॉवरेन गवर्नमेंट का, उसको एक बहुत बड़ा थ्रेट माना जाता है, बहुत बड़ा बाधा माना जाता है फॉरेन बिजनेस के लिए. द पॉलिटिकल एक्ट्स लीडिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज कैन रेंज फ्रॉम confiscation, expropriation, nationalization, domestication to restriction on transfer of funds. तो जो पॉलिटिकल एक्ट्स होता है ये तो वो क्या करता है, जो लीड करता है पॉलिटिकल रिस्क उसको क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है, यानी कि रोक देता है या तो फिर ट्रांसफ़र कर देता है वो अपना फर्म्स को. Confiscation occurs when a foreign investment is taken over by the government without any compensation. तो confiscation जो होता है वो तब होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है कोई भी गवर्नमेंट द्वारा जो है उसको ले लिया जाता है बिना कोई कंपनसेशन दिए. फिर एक्सप्रोप्रिएशन वो तब होता है टेक प्लेस व्हेन द गवर्नमेंट टेक्स ओवर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट बट सम कंपनसेशन इज पेड. तो ये तब होता है जब गवर्नमेंट जब लेता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, पर उसमें क्या होता है कि कॉम्पनसेशन वो देता है. द कॉम्पनसेशन में और मे नॉट इक्वेट विद द मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म. वो कॉम्पनसेशन जो है वो मार्केट वैल्यू के बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बट कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन इसमें दिया जाता है. नेशनलाइजेशन अफेक्ट द इंटायर इंडस्ट्री रेदर देन अ सिंगल कंपनी. तो जो नेशनलाइजेशन होता है वो पूरे कंपनी को अफेक्ट, पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है, ना कि कोई सिंगल कंपनी को. एंड इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑफ द confiscated और appropriated business to a national firm or government entity. और सारे इसमें ओनरशिप का भी ट्रांसफ़र होता है. जो कॉन्फिस्केशन और एक्सप्रोप्रिएशन जो होता है बिजनेस का वो नेशनल फर्म या गवर्नमेंट एंटिटी में. इसके बाद है डोमेस्टिकेशन. डोमेस्टिकेशन इज अ माइल्ड फॉर्म ऑफ इंटरवेंशन एंड इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू नेशनल ओनरशिप टू ब्रिंग द फर्म्स एक्टिविटी इन लाइन विद नेशनल इंटरेस्ट. तो जो डोमेस्टिकेशन होता है एक माइल्ड फॉर्म होता है इंटरवेंशन का, और साथ ही साथ इसमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो कंट्रोल होता है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है नेशनल ओनरशिप के, ताकि जो फर्म्स का एक्टिविटीज़ है वो नेशनल इंटरेस्ट के लाइन में आ सके. इट डिफर्स फ्रॉम एक्सप्रोप्रिएशन इन द सेंस दैट इट इज़ ग्रेजुअल इंक्रोचमेंट ऑफ द फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ फॉरेन ऑपरेटर. तो ये जो डिफ़र करता है एक्सप्रोप्रिएशन से वो इस सेंस में करता है कि जो ग्रेजुअल इंक्रोचमेंट होता है जो भी फॉरेन ऑपरेटर का जो ऑपरेशंस होता है उसका फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन उससे वो क्या होता है कि वो डिफ़र करता है. डोमेस्टिकेशन कैन बी आइदर फर्म इनिशिएटेड, गवर्नमेंट इनिशिएटेड और प्री डिटरमाइंड. तो ये कि फर्म इनिशिएटेड भी हो सकता है, गवर्नमेंट इनिशिएटेड भी हो सकता है, प्री डिटरमाइंड भी हो सकता है. वेयर एज firm initiated and predetermined domestication entail low level of risk. Government initiated domestication is quite risky and is ranked with expropriation. तो जो फर्म का जो इनिशिएटेड फर्म होता है या प्रीडिटरमाइंड डोमेस्टिकेशन होता है वो क्या होता है, डोमेस्टिकेशन जो होता है वो लो लेवल ऑफ रिस्क होता है, मीन्स उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता. पर जो इनिशिएटेड डोमेस्टिकेशन होता है, गवर्नमेंट इनिशिएटेड डोमेस्टिकेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है और वो रैंक होता है एक्सप्रोप्रिएशन में. Another type of risk is related to a temporary or permanent blocking of fund. तो जो दूसरा तरह का रिस्क है वो रिलेटेड होता है मतलब संबंधित होता है टेम्पररी या परमानेंट ब्लॉकिंग ऑफ फंड से. Unlike other kind of risk, a business firm under blockage of fund owns the fund and property rights, but it cannot remit the fund or earning back to home country. तो दूसरे रिस्क का तरह देखा जाए तो जो फर्म है ब्लॉकिंग ऑफ फंड्स के तहत
वो फंड्स को ओन करता है, साथ ही साथ प्रॉपर्टी राइट्स को भी वो ओन करता है, पर वो रेमिट नहीं कर सकता फर्म को या अर्निंग नहीं कर सकता अपने होम कंट्री से फिर से। This was a common problem faced by Indians during Amin's rule in Uganda। तो ये common problem था जो Indians face कर रहे थे जब Amin's rule चल रहा था यूगांडा में। Although the government did not formally make any announcement regarding takeover of property, it became almost impossible for the firm to repatriate their earning in any form। तो ये बोला जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो फॉर्मली कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया था प्रॉपर्टी को लेने के लिए, और जो ये बहुत एक तरह से बोले तो पूरी तरह से वो इम्पॉसिबल हो गया था फर्म्स के लिए कि जो आप उसका अर्निंग है उसको वो रिप्रोप्रिएट कर सके। मीन्स उसका जो पूरा अर्निंग है वो उस खुद को उसके पास, मीन्स आप एक तरह से बोल सकते हैं कि जब किसी का खुद का अर्निंग अगर आप किसी को दे रहे हैं, उस समय क्या होता था कि कोई अगर कब्जा करके रख लेगा तो उसमें क्या होगा कि आप जो भी इनकम करेंगे, आपका जो भी अर्निंग्स होगा वो पूरा आपको नहीं मिलता, वो दूसरा आपसे आकर के कब्जा कर लेता है, वो दूसरा आपसे ले सकता है। तो ऐसा कुछ उस समय अनाउंसमेंट नहीं किया गया था। नो डाउट ब्लैक मनी मार्केट ऑपरेशंस में एग्जिस्ट इन एनी कंट्री। तो ये कोई डाउट का बात नहीं, कोई नया बात नहीं। ब्लैक मनी जो है वो हर कंट्री के हर मार्केट में ऑपरेट करता ही है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर सच ऑपरेशन टू हैंडल लार्ज स्केल ऑफ फंड्स इन्वॉल्व। ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ऐसे ऑपरेशंस को हैंडल करना लार्ज स्केल में। इंटरनेशनल फर्म्स नीड प्रोएक्टिव अप्रोच टू डील विद पॉलिटिकल रिस्क। तो जो इंटरनेशनल फर्म होता है उसको प्रोएक्टिव अप्रोच चाहिए होता है ताकि वो पॉलिटिकल रिस्क के साथ डील कर सके। An effective management of risk calls for recognizing the existence of various kind of political types of risk and their consequences and developing appropriate plans and policies to deal with such risk। तो एक इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट की ज़रूरत है ताकि इस जो रिस्क होता है जो रिकॉग्नाइज करता है जो वेरियस काइंड ऑफ पॉलिटिकल टाइप्स, मतलब पॉलिटिकल से रिलेटेड पॉलिटिकली जो भी रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, साथ ही साथ उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसको वो डील कर सके, उसको अच्छी तरह से उससे बाहर निकल सके, और साथ ही साथ वो अच्छा प्लान बनाए, अच्छा पॉलिसी बनाए ताकि वो ऐसे रिस्क से अपना मतलब बिज़नेस को निकाल सके, अपना बिज़नेस को अच्छी तरह से वो चला सके, इस रिस्क से वो निकल सके। तो ये था पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के बारे में कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट किस तरह से बिज़नेस को अफेक्ट कर सकता है और करता भी है, और इससे किस तरह से बाहर निकलना चाहिए। तो आई होप आपको पूरी जानकारी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको अच्छी तरह से सारी बातें क्लियर हो सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।